आज के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पे नोट है। ये कुछ नोट्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वर्णीय तथ्य, राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सायू के विचार और 1979 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद पे फ्रेडरिक सायू के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सायू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कब? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। किसने? ये फ्रेडरिक सायू ने। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सायू के विचार है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सायू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। मतलब उसने एक चित्र बनाया, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें अपनी मतलब सपनों का संसार रचा था। और उसने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब ये जो चित्र था उसका, ये किससे मिलकर बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला से पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों दिखाए गए थे। इस चित्र से पहले इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता के प्रतीक की वंदना करते हुए जा रहे थे। मतलब चित्र बताए तो उसके में बताया जा रहा है कि सभी स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता का प्रतीक की वंदना करते हुए जा रहे थे। प्रतीक के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र। प्रतीक के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। इसे बताया गया था कि एक मतलब 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी, जिसने अपने सपनों का संसार उसे रचा था, जिसमें उसने मतलब कि जनजाति सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था ये चित्र उसका। जिसमें बताया गया था कि सभी स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में जा रहे हैं, जिसमें एक हाथ में मतलब मशाल लिए और एक हाथ में मतलब कि अधिकारों की घोषणा, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। प्रतीक के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं को ध्वज अवशेष बिखरे हुए थे। तो ये बताया गया इस चित्र में। अब हैगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 मतलब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वह ही उनकी नियति तय करेगी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों में अतः यूरोप के बहुत राष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अर्थात 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति इतने में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे, उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर एक फ्रांसीसी नागरिक के रूप समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की थी, उसमें जो क्रांति हो रही थी, उससे घोषणा हुआ कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। कि उस समय मतलब माना जाता था कि इस समय 3 तरह के वर्ग थे। एक तो राजा महाराजा रहते थे और एक चर्च के लोग रहते थे। तीसरे वर्ग के जिसमें किसान वगैरह मतलब किसान आम जनता आ जाती थी। तो इसमें जो भी फैसला होते थे राजा महाराजा या चर्च द्वारा ही लिए जाते थे। इस क्रांति के द्वारा बदलाव हुआ कि अब जो यहाँ पे गठन होगा, ये लोगों द्वारा, राष्ट्र का गठन लोगों द्वारा ही होगा। तो यह बदलाव हुआ था, सबसे पहले यहीं पे हुआ था। वह ही उनकी नियति तय करेगी, मतलब कि लोग ही इनकी नियति तय करेंगे। मतलब जो लोगों द्वारा चुने जाएंगे वो ही
इनकी नीति तय गई। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद पर ऐसी ताकत बनकर उभरा 19वीं सदी में एक ऐसी ताकत बनकर उभरा कि यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दी। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों की स्थापना हो। इसी परिवर्तनों के कारण जो यूरोप में ना बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ और राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। हमें राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था किन कारणों से होता, निरंकुश शासन व्यवस्था। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, निरंकुश थी। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ था, मतलब नए नए विचार लोगों में आ रहे थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, मतलब लोगों उस समय स्वतंत्रता, समानता की हमें स्वतंत्रता दो, स्वतंत्र करो, समानता दो, बंधुत्व का नारा था। उस समय शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, जो वर्ग के थे, मध्य वर्ग के लोग मतलब शिक्षित होते जा, जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे थे उस समय, जैसे शिक्षित होते जा रहे थे, पढ़ाई लिखे जा रहे थे, मतलब पढ़ते लिखते जा रहे थे, तो उनमें समझ आ रही थी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके साथ गलत कर रही है। तो इसीलिए उनमें जैसे शिक्षित होते गए तो उनमें समझ आने लग गई और वो अपनी स्वतंत्रता और समानता के लिए एक जैसा अधिकार उन्हें मिले, इसके लिए भी मतलब वो आगे बढ़ने लग गए। बहुत से थे कि उस समय थे कि उनको अधिक मात्रा में कर भी लिया जाता था। तो ये यहाँ पे पहला जब अब यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में। कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का कारण क्या था, पहले हुआ था फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। फिर नागरिक संहिता 1804 में हुआ था। वियना की संधि 1815 में। उदारवादियों की क्रांति 1848 में। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 में। इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना उस समय, तो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी जो क्रांति कर रहे थे, क्रांतिकारियों ने एक ऐसा कदम उठाया कि फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान बन गई, मतलब उनमें आपस में पहचान बन गई, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। बाद में नेपोलियंस ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। अब है कि फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। जैसे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के कुछ है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवादी का, तो संविधान आधारित शासन, उनकी क्या मांग थी, संविधान आधारित शासन हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे विचार थे। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा था उनका। नेशनल असेंबली का गठन था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, जो आयात निर्यात उस पर जो शुल्क हो उसे समाप्त करो। माप तोल की एक समान व्यवस्था, की जो माप तोल होते हैं, जो भेदभाव किया जा रहा है, इसकी एक समान व्यवस्था हो, सभी के लिए समान हो। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया जाए, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाई जाती है। अब यह 1804 की नागरिक संहिता, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार दिया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाए। कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया जाए, कि कानून के सामने जो समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया जाए। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति के लिए, जो किसानों को भू दासत्व था, भूमि के जो दास बना के रखते थे जो उसे समाप्त किया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। शहरों में जो कारीगरों की श्रेणी के संघों पर जो नियंत्रण किया जाता था उसे हटा दिया गया।
उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में कि उस समय उदारवादी राष्ट्रवाद था, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कैसा था। सहमति पर आधारित सरकार थी, संविधान आधारित शासन था और संसदीय सरकार और प्रतिनिधि आधारित था। विशेषाधिकार का अंत उस समय था। कानूनों के समक्ष समानता, मताधिकार का समर्थक लेकर लेकिन सबके लिए नहीं। मुक्त बाजार, मताधिकार समर्थक लेकिन सबके लिए नहीं। मुक्त बाजार था, वस्तुओं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का सुझाव पुनः रूढ़िवाद की तरह बढ़ गया। मतलब जो 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी, इसके उपरांत जो यूरोप की जो गवर्नमेंट थी, सरकार का जो झुकाव मतलब को गिरता झुकाव हो गया, पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी। मतलब उस समय राजनीतिक विचारधाराओं के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थानिक संस्थाओं, रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी और तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिन्हें कांग्रेस कहा जाता है, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। किसने किया था? चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्तक्षेप की गई। 1815 में वियना संधि की विशेषता। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना थी। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से अधित्व खो दिया जो उनकी नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना हुई। तो यह है ड्यूक मेटरनिख। ये ड्यूक मेटरनिख की तस्वीर है जो स्पष्ट नहीं दिखेगी। इसका जन्म इसके में बताया गया है। ड्यूक मेटरनिख के बारे में ही बताया गया है कुछ। इसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वह ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप पर जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना, पुरानो राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र की पुनः अब जिउसेप्पी मैत्सिनी। इसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया ने क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वन में यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उनके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मतलब उस समय विरोध हुआ था, राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उनके प्रजातांत्रिक सपनों पर रूढ़िवादियों ने मन से भय भर दिया था। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। मतलब इसे किसे सबसे खतरनाक दुश्मन बताया गया है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। मतलब कहा जाता है कि 1848 के बाद यूरोप के जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति के अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। जबकि मध्य वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर
एक राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक है। तो एकीकरण प्रशा ने के नेतृत्व में हुआ था। ये किस लिए हुआ था जर्मनी का एकीकरण? मतलब इतने से इतने तक हुआ था, तो ये एकीकरण के लिए हुआ था। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वोन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय निर्माण के मुख्य भूमिका अदा की थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और प्रजा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1771 में काइजर्स विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा का महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंक एवं न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। किस पे? आधुनिकीकरण पे जोर दिया गया था। इटली का एकीकरण जो 1859 से 1870 तक हुआ था। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली पहले था ना, 7 राज्यों में कितना? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैसिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। जो इटली था उस समय इटली का एकीकरण किया गया था। इटली पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था, तो उसे 1830 के दशक में जो ज्यूसेप्पे थे मैसिनी थे, इटली को एकीकरण करने का कार्य प्रस्तुत किया था। फिर 1830 एवं 1848 की क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ था। मतलब उसने पहले क्रांतिकारी विद्रोह किया था। कब? 1830 एवं 48 में किया था, तो यह विद्रोह मतलब असफल हो गया था। फिर उन्होंने मतलब कि 1859 में फ्रांस में एक सार्डिनियन पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम में उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। कब? 61 में। अब यह काउंट कैमिलो दे काबूर सार्दिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। कहाँ का था? सार्डिनिया पिडमोंट का। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सका, इटली का एकीकरण संभव हो सका। यह ज्यूसेप्पे गैरिबॉल्डी यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र सेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और दोनों सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। मतलब किसानों का समर्थन पाने में वो सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। यूनान का इसमें स्वतंत्रता संघर्ष है। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी में था। जो यूनान था, ओटोमन साम्राज्य था, यूनान का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1879 में फ्रांसीसी क्रांति के 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उद्यम में यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन लिया। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्र की और वह युद्ध के लिए भी गए। वहाँ 1824 में बुखार
से इनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। अभी आपको लगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का कुछ कारण था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। कि राष्ट्रवाद जो हुआ है उसमें कोई उथल पुथल का परिणाम नहीं है, क्रांति का परिणाम नहीं है, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। ठीक है। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रवादी समूहों का विस्तार आरंभ किया। 1668 में संसद ने राष्ट्रीय राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। किसे मतलब कि नए ब्रिटेन के प्रतीक को चिन्हों को खूब बढ़ावा